Hello students, welcome to all of you on our learning platform. The name is STGL board. प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 12th के इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का पार्ट बी यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले हैं, समष्टिगत अर्थशास्त्र। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स की बेसिक थ्योरी, जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और नॉलेजेबल है। सबसे पहले टॉपिक का नाम है समष्टि शब्द की उत्पत्ति, दूसरा है मैक्रो शब्द की उत्पत्ति, तीसरा समष्टि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस व्यक्ति ने किया, समष्टिगत अर्थशास्त्र का आशय और समष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं। 5 शीर्षक हैं, एक एक करके हम सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। हमारा सबसे पहला टॉपिक है जिसका नाम है समष्टि शब्द की उत्पत्ति। समष्टि शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है। यह दो शब्दों सम और अष्टि से मिलकर बना है। सम का हिंदी शाब्दिक अर्थ है एक साथ तथा अष्टि का अर्थ है स्थित होना। इस प्रकार समष्टि का शाब्दिक अर्थ है सबका एक साथ होना या संपूर्ण। जी हाँ, समष्टिगत अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम लोग जिन भी तकनीकों उपकरणों का प्रयोग करेंगे, जिन भी चरों का प्रयोग करेंगे, वो सब वृहत स्तर के होंगे, सामूहिक स्तर के होंगे, बड़े स्तर के होंगे, संपूर्ण से संबंधित होंगे। समष्टि शब्द को अंग्रेजी में मैक्रो कहते हैं। हमारा अगला शीर्षक है मैक्रो शब्द की उत्पत्ति। मैक्रो शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द मैक्रोस से लिया गया है, जिसका हिंदी शाब्दिक अर्थ बड़ा और अंग्रेजी शाब्दिक अर्थ बिग है, लार्ज भी कहते हैं, होल भी कहते हैं, एंटायर से होता है। मैक्रो शब्द की उत्पत्ति जो है वो ग्रीक भाषा से हुई है और ये मैक्रो शब्द से बना है। मैक्रो का मतलब ही होता है बड़ा। तो समष्टिगत अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम लोग जिन भी चर राशियों का अध्ययन करने वाले हैं, जिन भी योगों का अध्ययन करने वाले हैं, जिन भी उपकरणों और तकनीकों का अध्ययन करने वाले हैं, वो हमेशा बड़े से संबंधित होंगे, बड़े समूहों से संबंधित होंगे, जैसे राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय विनियोग, राष्ट्रीय बचत, सामूहिक पूर्ति और सामूहिक मांग आदि जैसे आर्थिक बड़े चरों का हम अध्ययन करेंगे मैक्रो के अंदर। हमारा तीसरा शीर्षक है समष्टि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग। माइक्रो और मैक्रो शब्दों का प्रयोग सर्वप्रथम 1933 में नॉर्वे के महान अर्थशास्त्री रैगनर फ्रिश ने किया था। रैगनर फ्रिश का पूरा नाम रैगनर एंटन किटिल फ्रिश था और ये नॉर्वे के निवासी थे। नॉर्वे नॉर्थ पोल का आखिरी देश है, दुनिया का आखिरी देश भी कहा जाता है, जो कि नॉर्थ पोल पे स्थित है। 1969 में रैगनर फ्रिश ने अपने साथी जैन टिनवर्जन के साथ आर्थिक विज्ञान इकोनॉमिक्स साइंस के क्षेत्र में प्रथम नोबेल मेमोरियल पुरस्कार भी प्राप्त किया था। जी हाँ, इस विद्वान के पास एक और उपलब्धि है जो 1969 में मिली थी। इकोनॉमिक्स साइंस के लिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया था। रैगनर फ्रिश अर्थमिति शाखा की स्थापना के लिए भी जाने जाते हैं। इकोनोमेट्रिक्स जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, और इकोनोमेट्रिक्स का मतलब होता है जब इकोनॉमिक्स में मैथ का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने लगा, भी खासकर ज्योमेट्री जिसमें डायग्राम वगैरह हम बनाते हैं, तो मैथ का जब यूज़ बढ़ जाए, जब उसका प्रयोग ज़्यादा हो, तो हम उसे अर्थमिति अर्थात इकोनोमेट्रिक्स कहते हैं। रैगनर फ्रिश ने ही सबसे पहले 1933 में मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स शब्दों का प्रयोग किया था, जिन्हें हिंदी में हम समष्टिगत अर्थशास्त्र और सूक्ष्म अर्थशास्त्र को व्यष्टि अर्थशास्त्र भी कहते हैं। कहा जाता है ये दोनों शब्द आज बहुत प्रचलित भी हैं। और मैक्रो और माइक्रो शब्द सिर्फ इकोनॉमिक्स में नहीं, बायोलॉजी में भी यूज़ किया जाता है, साइंस में भी, दुनिया की कई विषयों में, सब्जेक्ट में इसका प्रयोग किया जाता है। छोटे को दिखाने के लिए माइक्रो, बड़ी चीज़ को दिखाने के लिए मैक्रो। हमारा चौथा शीर्षक है समष्टि अर्थशास्त्र का आशय, मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। समष्टिगत अर्थशास्त्र आर्थिक विश्लेषण की वह शाखा है जिसके अंतर्गत एक देश की संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित बड़े आर्थिक चरों का अध्ययन किया जाता है। एक एक शब्द को समझते हैं। आर्थिक, आर्थिक का मतलब
वित्त से होता है, धन से होता है। धन के विश्लेषण की वह शाखा है जिसके अंतर्गत एक देश की संपूर्ण अर्थव्यवस्था, हम मैक्रो पढ़ रहे हैं, बात संपूर्ण की ही करते हैं, व्यक्तिगत की नहीं करते, से संबंधित बड़े आर्थिक चर, चर वेरिएबल्स को कहते हैं। अलग अलग फॉर्मूलों को, अलग अलग तकनीक को हम चर के नाम से जानते हैं। हमारे पास कुछ प्रमुख तकनीक यहाँ पर लिखी हैं, जैसे जैसे राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय विनियोग, राष्ट्रीय बचत, राष्ट्रीय आर्थिक विकास, सामूहिक मांग, सामूहिक पूर्ति। ये सब हमारे बड़े आर्थिक चर हैं और इन्हें हम तकनीक या उपकरण भी कहते हैं। अर्थशास्त्र से संबंधित कुछ विद्वानों ने परिभाषा भी दिए हैं, जिनमें पहला नाम है प्रोफेसर बोल्डिंग के शब्दों में लिखा है, समष्टिगत आर्थिक सिद्धांत अर्थशास्त्र का वह भाग है जो अर्थशास्त्र के कुल औसत और कुल समूहों का अध्ययन करता है। इस परिभाषा में भी बोल्डिंग ने इसी बात पर जोर दिया है कि समष्टिगत अर्थशास्त्र में सबसे पहले तो संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित कुल औसत या कुल समूहों का अध्ययन करते हैं। एक और विद्वान है जिनका नाम है प्रोफेसर शेपिरो। उन्होंने कहा समष्टिगत अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था के कार्यकलापों से संबंधित है। कार्यकलाप का से उन सभी उपकरणों से है जिनका हमने अभी नाम बताया, जैसे राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय विनियोग, राष्ट्रीय बचत, कुल मांग यानी सामूहिक मांग और सामूहिक पूर्ति, कुल उत्पादन, कुल रोजगार, सामान्य कीमत आदि। इन्हीं प्रकार के कार्यों को शेपिरो ने कहा ये संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित कार्यकलाप हैं और इन्हें ही हम समष्टिगत अर्थशास्त्र कहते हैं। हमारा पांचवा शीर्षक है समष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं अथवा तत्वों, फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये थ्योरी के लिए भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। समष्टि अर्थशास्त्र की निम्नलिखित विशेषताएं हैं, एक एक करके हम पढ़ेंगे। संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित पहली विशेषता है कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंध रखती है मैक्रो इकोनॉमिक्स। समष्टि अर्थशास्त्र में एक देश के संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित सभी प्रकार की आर्थिक नीतियों का अध्ययन किया जाता है, अर्थात या व्यक्तिगत इकाइयों जैसे व्यक्तिगत आय, विशिष्ट फर्म, विशिष्ट उत्पाद के बजाय पूरी अर्थव्यवस्था के व्यवहार का अध्ययन करता है। यहाँ व्यक्तिगत बात ही नहीं होती, यहाँ सामूहिक रूप से बात होती है। और एक बात और ध्यान देने की जरूरत है, सामूहिक का मतलब कभी आप ये नहीं समझिएगा कि सारी व्यक्तिगत आय को जोड़ दे तो वो राष्ट्रीय आय बन जाएगी, नहीं। राष्ट्रीय आय की गणना करने का नियम व्यक्तिगत आयों के योग से नहीं बल्कि एकदम अलग है। दूसरी विशेषता है सकल दृष्टिकोण, एग्रीगेट अप्रोच। इसमें सभी आर्थिक इकाइयों का कुल या औसत के रूप में विश्लेषण किया जाता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम जो कुछ भी पढ़ते हैं वो टोटल करके पढ़ते हैं या फिर एवरेज बनाकर पढ़ते हैं, लेकिन जो भी पढ़ते हैं, जो भी अध्ययन करते हैं वो वृहत स्तर पे करते हैं। तीसरी विशेषता वृहत आर्थिक चरों। समष्टिगत अर्थशास्त्र में हम जिन चरों, वेरिएबल्स का अध्ययन करते हैं वह एक देश की संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित होता है, जैसे राष्ट्रीय आय। और मैंने अभी इसको परिभाषा में भी बताया था कि यह एक बड़े आर्थिक चर हैं। राष्ट्रीय बचत ये भी एक चर है, और सकल घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद आदि का अध्ययन हम भी माइक्रो इकोनॉमिक्स में ही करते हैं, माइक्रो में चीज नहीं पढ़ा जाता। मात्राओं का निर्धारण, चौथा शीर्षक। चौथी विशेषता है समष्टिगत अर्थशास्त्र में समष्टिगत मात्राओं या मूल्यों का निर्धारण व्यक्तिगत मात्राओं या मूल्यों के योग के आधार पर नहीं किया जाता, क्योंकि यह समष्टिगत मात्राओं और मूल्यों को ज्ञात करने की विधियां व्यष्टिगत अर्थात माइक्रो से बिल्कुल अलग होती हैं। माइक्रो में कैलकुलेशन करने का, गणना करने का तरीका बिल्कुल अलग है, और मैक्रो में किसी भी बड़े आर्थिक चरों की गणना करने का तरीका बिल्कुल अलग है। समष्टिगत की पांचवी विशेषता समष्टिगत तकनीक। समष्टिगत अर्थशास्त्र में विभिन्न उद्देश्यों के लिए अनेक प्रकार की तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। इन्हें समष्टिगत तकनीक या उपकरण कहते हैं। कुछ प्रमुख तकनीक निम्न हैं। पहला, राष्ट्रीय विकास नीति, राष्ट्रीय मौद्रिक नीति, राष्ट्रीय आय नीति, राजकोषीय नीति और अंतरराष्ट्रीय व्यापार नीति आदि। ये सारी नीतियां समष्टिगत तकनीक के नाम से जानी जाती हैं। हमारी छठवीं विशेषता है अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण। यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, विदेशी निवेश, वित्तान संतुलन और विनिमय दर जैसे वैश्विक पहलुओं को भी शामिल करता है। समष्टिगत अर्थशास्त्र में हम लोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भी अध्ययन करते हैं, हम लोग विदेशी निवेश
का अध्ययन करते हैं, भुगतान संतुलन बैलेंस ऑफ पेमेंट का भी हम अध्ययन करते हैं, और विनिमय दर, दो देशों के मध्य मुद्राओं का लेन देन जिस दर पे किया जाता है उसे विनिमय दर कहते हैं, जैसे वैश्विक पहलुओं पर भी हम शामिल करते हैं। ये सब चीजें हम समष्टिगत अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं। सातवीं विशेषता है दीर्घकालीन और अल्पकालीन दोनों विश्लेषण। समष्टि अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था के दीर्घकालीन विकास और अल्पकालीन उतार चढ़ाव यानी व्यापार चक्र का भी अध्ययन किया जाता है। समष्टिगत अर्थशास्त्र में जब हम कम समय का अध्ययन करते हैं तो उसे हम अल्पकालीन कहते हैं, और जब एक साल से ज़्यादा का करते हैं तो उसे हम दीर्घकालीन कहते हैं। और समष्टि अर्थशास्त्र में ये दोनों काल संभव हैं। हमारी आठवीं और आखिरी विशेषता है गतिशील प्रकृति। यह समय के साथ होने वाले परिवर्तनों को ध्यान में रखता है, जैसे मुद्रास्फीति, मंदी, बेरोजगारी, आर्थिक विकास आदि। गतिशील का असर उन क्रियाओं से होता है जो समय स्थिति परिस्थिति के अनुसार बदलती हैं। अर्थशास्त्र के नियम भी अटल नहीं है, स्थिति परिस्थिति के अनुसार चीजें बदल जाती हैं। बच्चों, इस वीडियो में हमने 5 शीर्षकों को पढ़ा। अगले वीडियो में पढ़ेंगे अगले शीर्षकों के लिए। चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।